अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है खट्टी मीठी बातों में। आज के व्लॉग में बड़ी दिलचस्प खबरें। सूरत हाल दिन ब दिन बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होती चली जा रही है। ख़ास तौर से सिंध की सियासत और जो अर्बन एरियाज़ की सियासत है, जब से जनाब जो कहते हैं ना MKM लंदन ने जो है ऐलान किया है अपने आज़ाद उम्मीदवारों के पैनल का, वफापरस्त लोगों का, तो उसके बाद से सूरत हाल काफ़ी गंभीर भी हो गई है, दिलचस्प भी हो गई है और नज़र आता है कि घबराहट भी लोगों में शुरू हो गई है, यानी दूसरी पार्टियों में। अब आप MKM पाकिस्तान की मिसाल लें, उनकी घबराहट बिल्कुल आया है। फैसल सब्ज़वारी साहब कल तशरीफ़ लेकर आए, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साजिशी थ्योरी सामने रख दी। हाय 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 हाय, ये आखिरी दिनों में जो साजिशी थ्योरियाँ आती हैं ना, थ्योरीज ऑफ साजिश कंस्पिरेसी, तो वो बड़ी दिलचस्प होती हैं। तो उनका कहना ये है कि भाई जो वज़ीर इत्तलात हैं फेडरल के मुर्तज़ा सोलंकी साहब, डॉक्टर आसिम हुसैन, इशरत अलीबाद और ये लोग जाके अल्ताफ़ हुसैन से मिले हैं, एक साजिश तैयार की गई है हमारे ख़िलाफ़। ओ मेरे भाई, क्या घबराहट, कैसी घबराहट। ज़मीनी हक़ाइक़ पे चलो, मुकाबला करो, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाओ। इशरत अलीबाद साहब ने फौरी तौर पे तरदीदी बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा भाई जब से मैं गवर्नरशिप से हटा हूँ उसके बाद से तो ना मैं कभी लंदन गया, ना मेरा कभी अल्ताफ़ साहब से या किसी और से, किसी से भी मेरा कोई राब्ता नहीं है। तो क्यों मुझ पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। मेरा सियासत से मैं किनारा कशी इख्तियार कर चुका हूँ और अपने आराम से दुबई में इस्तिराहत फरमा रहा हूँ। तो बात यह है कि सूरत हाल बहुत ही कहते हैं ना कि अब किसी को समझ भी नहीं आ रहा है। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि अब लोग सोचने पर मजबूर हैं और वोटर भी परेशान हैं। शहरी इलाकों में जो उर्दू स्पीकिंग ग्रुप है वो भी एक तरीके से तज़ब्बुब का शिकार है कि अब क्या करना है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन में यही होता है, नई नई बातें आती हैं, नई नई थ्योरीज आती हैं। अब इसको मुक़्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट किस आँख से देखती है, वो लोग जो जिनके नामों का ऐलान हुआ है वो लोग कौन हैं और क्या वो मंजर आम पे आते हैं, नहीं आते, किस तरह मुहिम चलाते, ये तो खैर आने वाली बातें हैं जिस पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि माहौल गर्म हो गया है। अब इसका इम्पैक्ट जमात इस्लामी पे कितना वोट बैंक पे पड़ता है, MKM पाकिस्तान पे कितना इसका इम्पैक्ट पड़ता है, पीपल्स पार्टी पे कितना पड़ता है। कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि इससे फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा। काफ़ी लोगों ने मुझे टेक्स्ट भी किया है और वो कहते हैं एक किस्म की अपनी राय भी भेजी हैं मुझे। और उनका कहना है कि आपने बिल्कुल गलत बात की है, इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उर्दू स्पीकिंग वोटर जब निकल जाएगा तो वो वोटर जो दिल बर्दाश्ता हो चुका था, परेशान था, उसके पास कोई मंजिल नहीं थी और जो वो इस वजह से तितर बितर था, कुछ पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा था, कुछ PTI को सपोर्ट कर रहा था और कुछ जमात इस्लामी को सपोर्ट कर रहा था और कुछ जो है वो MKM पाकिस्तान की तरफ था। तो ये तो उनको भी नुकसान होगा, आप ये कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा यार देखो, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि तज़िया जब होता है ना, वो तो रिज़ल्ट जब 8 फरवरी का आएगा तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान जो जैसे ममालिक हैं इनमें इतना वोट का हम कह नहीं सकते, क्योंकि वोट कितना पड़ता है, कितना कम पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, किस तरीके से लोगों को रोका जाता है कि वो शामिल ना हों या कम से कम हों, किस तरीके से नताइज मुरतब होते हैं। प्री पोल रिगिंग होती है, ड्यूरिंग पोलिंग रिगिंग होती है और पोस्ट पोल रिगिंग होती है। तो ये सब बातें हैं। तो इन बातों को जहन में रख के
ये हमें मालूम होना चाहिए कि आज तक जितने भी इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं उनका एक बाकायदा चार्ट पहले से रिज़ल्ट का तैयार कर लिया जाता है और उसके मुताबिक उनको अनाउंस किया जाता है, और उसमें अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो उसके लिए प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी किए जाते हैं। और नताइज, जैसे वो कहते थे ना, जियोलॉग कहते थे कि भाई पहले एहतिसाब फिर इंतखाब, जब तक मुस्बत नताइज का नहीं नज़र आएंगे हम इंतखाबात नहीं कराएंगे। तो यहाँ तो ये बड़ी आम सी बात है। तो हम जो तज्जिया निगार हैं, हमारा काम जो होता है वो ये बताना होता है कि बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है, पसे पर्दा क्या हो रहा है, मुक़्तदरा की क्या सोच है, वो लोग जो नताइज पे असरअंदाज होते हैं और नताइज अपने हाथ में रखते हैं, वो किस अंदाज से, किस एंगल पर सोच रहे हैं। इसलिए पार्टियां तो काम करती हैं, पार्टियां करती तो उनका वोट तो है, वो 15-20% जो वोट वो निकाल लेती हैं अपना, उनके हामी, उससे नताइज पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो नताइज का एक तरीक़ाकार है, उसमें होता है। लेकिन हाँ, अगर बहुत लोग निकल आए, 60-70% ही आपके हामी हो गए और वो सब जौक दर जौक आ गए, वोट डाल दिया, तो फिर नताइज का फ़र्क पड़ेगा। तो मेरे भाई, कहानी यहीं से है, यहीं पर है। मेरा अपने अंदाजे के मुताबिक, अगर जैसे मैंने कल अपने व्लॉग में कहा था कि ज़रदारी साहब मुक़्तदरा के तल्ले कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं कि भाई मुझे कुछ कराची से भी दे दो, तो मसला वही है कि वो अगर उनकी बात बन जाती तो शायद उनको बेनिफिट हो जाए, और अगर नहीं बनती तो फिर तो पाकिस्तान, जो MQM पाकिस्तान है, वही फ़ायदा उठाएगी। लेकिन हाँ, अब मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अब प्लान बी सोचना पड़ेगा, प्लान सी सोचना पड़ेगा कि कराची में किस तरीके से हैंडल करना है उस ग्रुप को जो वफा परस्त ग्रुप के नाम से मैदान में उतरा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि और भी कराची में फैक्टर हैं, लोगों ने कहा कि साहब आपने साद रिजवी साहब की बातें की, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। भाई मेरे, देखिए उनका भी एक उन्सर है, लेकिन कराची के अवाम मजहबी पार्टियों को रिजेक्ट कर चुके हैं। कराची के अवाम काफ़ी बाशऊर हैं, और ना सिर्फ कराची के बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में भी इतना शऊर तो हो गया ना कि भाई ये मजहबी लोग जो हैं, जो मजहबी जो बात करते हैं, तो उनके पर वोट दे के हमें करना क्या है। ऐसे लोगों को हम लेकर आएँ कि जो लोग कम से कम बड़ी पार्टियां हैं, जो कुछ ना कुछ तो हुकूमत में आने की सलाहियत रखती हैं और आने के बाद कुछ डिलीवर भी कर सकती हैं या नहीं भी कर सकती। दूसरे नंबर पे तो साहब बहरहाल साद रिजवी साहब का या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का थोड़ा बहुत वोट बैंक तो है। 2018 के नताइज में भी उन्होंने ख़ास तौर से पंजाब में किया था। लेकिन ये जो होती हैं ना, जितनी भी मजहबी जमातें होती हैं, बेसिकली जो हमने देखा है, आई डोंट नो उसमें कितनी सदाकत है या नहीं है, लेकिन तारीख़ ये बताती है कि ये सब बी टीम होती है मुक़्तदरा की। इनको 5 जगह टिल्ट करने के लिए वोट को कि वो पार्टी जीत रही है और उसका वोट अगर हम कम कर दें 10-15 हज़ार, दूसरी पार्टी जो हमारी है उसको हमें अपने मतलूबा नताइज मिल जाएंगे, तो इनको इस्तेमाल किया जाता है। जमात इस्लामी का रोल कराची में क्या था, 70 के इंतखाबात में, जबकि मौलाना मोहम्मद तुफ़ैल तुफ़ैल मोहम्मद साहब थे जमात इस्लामी की, क्या हुआ था, 4 सीटें टोटल कराची से इनको मिली थी और एक शायद पंजाब से, तो 5 सीटें 4 सीटें वो भी अब ख़त्म हो गई। लोगों में शऊर बढ़ गया, तो खेल ख़त्म हो गया। इसी तरीके से और मतलब JUI का थोड़ा बहुत सूबा सरहद या बलूचिस्तान में है कि थोड़ी बहुत सीटें वो ले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी PTI ने उनका खात्मा बिलखैर कर दिया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में आ जाता है। और फिर JUI का एक है कि उनके मदारिस वगैरह जो हैं देवबंद मसलक के, उन्होंने उन पर कंट्रोल किया हुआ है और उसके अंदर जो है वो काफ़ी बच्चों को मतलब ये कि वो करते हैं, तो उसकी वजह से वो जो खेप निकलती है वहाँ से मदारिस से, वो उनके हेल्प करती है या उनकी सोच के लंबरदार होती है। लेकिन JUP का लें, जैसे जमीयत उलमा पाकिस्तान जो थी,
नूरानी ग्रुप की, बरेलवी मसलक की, तो क्या हुआ उनका? कुछ भी नहीं हुआ। खात्मा बिल MQM उसने खात्मा बिल खैर कर दिया, अब कोई उनका पूछने वाला नहीं है। तो हाँ, जब ज़ियाउल थे तो उनको सीटें भी मिली थी और ये भी मिला था, वो भी हुकूमत में भी थे, मिनिस्ट्रियाँ भी मिल रही थी। तो ये बी टीम का रोल प्ले करते हैं। जमात इस्लामी हुई और JUP हुई, अब साद रिजवी साहब को भी खड़ा किया गया था 2018 में, मतलब इनके वालिद मोहतरम को। तो ये लोग जो हैं आते हैं खड़े होते हैं, लेकिन इस दफ़ा इनका कहना है साद रिजवी साहब का कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम बी टीम नहीं है, हम अपने तौर पर लड़ रहे हैं। और जो बरेलवी मसलक का वोट डिस्ट्रीब्यूट था, यानी नूरानी साहब की वफ़ात के बाद JUP जो ख़त्म हो चुकी थी, उसको हमने यकजा कर लिया है। ये बात अगर उनकी सही है तो बड़ी बात है। ज़ाहिर बात है कि क्योंकि बरेलवी मसलक तकरीबन 75% जो है बरेलवी मसलक का वोट है, तो डेफिनेटली उसको अगर यकजा किया जाए तो जैसे मौलाना फजल रहमान ने अपना एक बनाया हुआ है कि 10-15 सीटें निकाल जाते हैं वो पूरे पाकिस्तान से, कुछ मदारिस पे भी उनका कंट्रोल है, तो कर सकते हैं। तो इसमें ज़ाहिर अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कराची में जलसा किया उन्होंने, काफ़ी बड़ा जलसा था, काफ़ी जोशो खरोश था, तो ज़ाहिर है कि ये है कि वो कुछ कर सकते हैं। अब सीटें कितनी मिलती हैं? पहले कराची से 2 सूबाई असेंबली की मिली थी, अब क्या वो बढ़ जाती हैं, या पंजाब में या सरहद में? तो कुछ अगर हो सकता है 4-5-7 सीटें वो लेने में कामयाब हो जाएं पूरे पाकिस्तान से। कुछ सूबाई की ज़्यादा मैं समझता हूँ, कौमी में उनके चांसेस थोड़े कम हैं। हर एक को राइट है, करना चाहिए। ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़ा खला है बरेलवी मसलक के ग्रुप्स का कि वहाँ पर उसकी कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं है। तो अगर ये लोग सब जमा हो जाते हैं या जमा कर लेते हैं, चांस है रिजवी साहब के पास, लब्बैक पाकिस्तान के पास, कि वो कर सकते हैं, इस वोट बैंक को इकट्ठा भी कर सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि मुश्किल है कि उनको बहुत ज़्यादा वो कोई फ़र्क पड़े। 2-4 सीटें पंजाब में अगर सूबाई की पकड़ लेते हैं, 1-2 सीटें कराची में, 3 करते हैं बरड, तो वो कुछ कर लें तो बेहतर है। तो ये वो सूरत हाल है। लेकिन बहरहाल हम इसको खुश आमदेद कहते हैं, उनको आना चाहिए मिनी स्ट्रीम में। और जो ये खला हुआ था नूरानी साहब की वफ़ात के बाद, JUP जो ख़त्म हो गई थी, और जो ये मसला के बरेलवी मसलक के लोग वोट जो है तितर बितर हो गए थे, अगर वो इकट्ठा करते हैं तो बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों, मैं इस अपने व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी आरा को भेजना ना भूलिए। हम आपकी तमाम जो राय हैं उनको सामने रखकर आपके सवाल का जवाब भी देंगे। अब मैं इसको ख़त्म करते हैं। नया मेरा व्लॉग आएगा, उसके अंदर बहुत सारे जो दिलचस्प मुकाबले हैं, इसके अलावा एक बहुत बड़ा तज़िया जो हम करेंगे पोस्ट इलेक्शन सिनारियो का, वो पहले से करेंगे। तजिया निकाल रही है कि जो पहले देख सके, जो बैनो सतूर दे सके। हेडलाइन तो आप भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? पीछे क्या हो रहा है उसकी बात बताएंगे आपको। चिड़िया वाली नहीं, चुड़ैल वाली नहीं, सच्ची बात, तारीख को सामने रख के, वो बात जो तारीख हमें बताती है। तो मेरे व्लॉग का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।